बोला। हाँ, लगता है ये वही झरना है जिसके बारे में साधु महाराज ने मुझे बताया था। मुझे अब देर नहीं करनी चाहिए। राजू उस झरने के पानी के अंदर प्रवेश कर गया और अपनी आंखें बंद करके एक हाथ झरने के पानी की ओर कर लिया। अगले ही पल झरने की कुछ बूंदों के साथ एक सुनहरे रंग की अनोखी चूड़ी राजू के हाथ में आ गई। राजू ने तुरंत आंखें खोल लीं। अरे वाह! ये तो वाकई अद्भुत, चमत्कारी और अनोखी चूड़ी लगती है। हाँ, मुझे अब इस अनोखी चूड़ी को राजकुमारी को भेंट कर देना चाहिए, जैसा कि मैंने उन्हें वचन दिया था। चल राजू, अब वचन पूरा किया जाए। इतना बोलकर राजू उस झरने से बाहर आ गया। झरने से बाहर राजू कुछ कदम दूर ही चला था कि अचानक उसके कानों में एक व्यक्ति की कड़कदार आवाज टकराई। तो सामने एक डाकू मुंह पर कपड़ा ढके हुए राजू को घूर रहा था। राजू उस डाकू को देखकर डरते हुए बोला, कौन हो तुम? मेरा नाम मंगल सिंह है। मैं इस जंगल का डाकू हूँ। चल बेटे, वो चूड़ी मेरे हवाले कर दे। ला। नहीं, मैं चूड़ी तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। तभी डाकू मंगल सिंह ने अपनी तलवार निकाल ली और राजू को डराते हुए बोला, अच्छा, तो चल बेटा, सीधी तरह से मेरे साथ चल। चल। राजू हाथ जोड़ता हुआ डाकू मंगल सिंह से बोला, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ डाकू मंगल सिंह, मुझे जाने दो। और मैंने जो अनोखी चूड़ी बड़ी मुश्किल से हासिल की है, उसे मुझसे मत छीनो। मैं वो अनोखी चूड़ी राजकुमारी कुसुम को भेंट करना चाहता हूँ। बकवास बंद कर और चल सीधे तरह से मेरे साथ। राजू के पास डाकू मंगल सिंह की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। राजू चुपचाप डाकू मंगल सिंह के साथ साथ चलने लगा। डाकू मंगल सिंह राजू को जंगल की घनी झाड़ियों से ले जाता हुआ एक झोपड़ी की ओर ले गया और बोला, सीधी तरह से झोपड़ी के अंदर घुस जाओ। जाओ। देखो, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो इसी समय मार सकते हो, परंतु मैं अपने जीते जी वो चूड़ी तो तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। अरे मूर्ख, वो चूड़ी तुम्हारी जान से बढ़कर नहीं है। जो मैं कहता हूं वो करो। इस झोपड़ी के अंदर घुस जाओ। जाओ। राजू चुपचाप झोपड़ी के अंदर घुस गया। ज्यादा बकवास मत कर बच्चे। चल चल बेटे, सीधी तरह से वो अनोखी और रहस्यमयी चूड़ी मेरे हवाले कर दे। तू उस चूड़ी के रहस्य के बारे में नहीं जानता। ला, दे दे। और मैं जानना भी नहीं चाहता। तभी डाकू मंगल सिंह तलवार लेकर राजू के नजदीक आकर बोला, हाँ, तो मैं तुझे अब आखिरी मौका देता हूं। इसके अब बोल। अब तेरी तलवार मेरे हाथ में है। तूने न जाने कितने यात्रियों को इस जंगल में लूटा होगा। और अचानक राजू की आंखों के सामने उस झोपड़ी के अंदर काला धुआं फैलने लगा और रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां का दृश्य दूसरे दृश्य में परिवर्तित हो गया। अचानक वो बूढ़ी स्त्री चारपाई से उठकर बैठ गई और एक सुंदर रानी में परिवर्तित हो गई। तभी राजू ने देखा कि डाकू मंगल सिंह अचानक उठकर खड़ा हो गया और रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर राजा में परिवर्तित हो गया। ये देखकर राजू आश्चर्यचकित होकर उस राजा की ओर देखकर बोला, आखिर ये कैसा चमत्कार है राजन? कुछ देर पहले तो आप डाकू मंगल सिंह थे और ये सुंदर स्त्री एक बूढ़ी स्त्री थी जो कि मरी हुई थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से मैं और मेरी पत्नी श्राप से मुक्त हो गए। अच्छा, तो इसीलिए आप मुझे तलवार की नोक पर इस झोपड़ी तक लेकर आए थे। ये बात है।
हाँ बिल्कुल, तुमने सही कहा। मैं तब से उस झरने के आसपास ही भटक रहा था, शायद तुम्हारे ही इंतजार में था। इतना बोलकर राजा अपनी सुंदर पत्नी को लेकर वहां से चला गया। और राजू वो अनोखी चूड़ी लेकर सीधे नदियापुर राज्य के महल के अंदर गया। महल के दरबार में राजकुमारी कुसुम अपने पिता के साथ बैठी हुई थी। राजकुमारी कुसुम राजू को देखकर चौंकती हुई बोली, तुम्हारे चेहरे की चमक बता रही है राजू चूड़ी वाले कि तुम वो अनोखी चूड़ी हासिल करने में कामयाब हो गए। आपने सही पहचाना राजकुमारी कुसुम। इतना बोलकर राजू ने वो अनोखी रहस्यमयी चूड़ी अपनी जेब से निकाल ली। महल के सभी लोग उस चूड़ी को आश्चर्य से देखने लगे। वो चूड़ी सुनहरे रंग की किरणों से चमक रही थी। राजू ये अनोखी चूड़ी राजकुमारी कुसुम को पकड़ाते हुए बोला, ये लीजिए राजकुमारी, मैंने जो वचन दिया था उसे पूरा कर दिया। इसे अपने हाथ से मुझे पहना दो राजू। राजू ने वो अनोखी चूड़ी राजकुमारी की कलाई में पहना दी। अचानक राजकुमारी की आंखें नीले रंग की किरणों से चमकने लगीं और फिर से सामान्य हो गईं। ये कैसा चमत्कार था राजकुमारी? राजू, क्या तुम इस अनोखी चूड़ी के रहस्य के बारे में जानते थे? नहीं राजकुमारी। हाँ, गुफा में मौजूद साधु महाराज ने मुझे बताया तो था, लेकिन मुझे इसके रहस्य के बारे में जानने में कोई दिलचस्पी थी ही नहीं। राजू, इस अनोखी चूड़ी को जब कोई ऐसी स्त्री पहनती है जिसे कोई ऐसा रोग हो जिसका इलाज संभव नहीं हो, तो वो रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। मैं भी एक ऐसे ही रोग से पीड़ित थी जिसका इलाज संभव नहीं था, और वही रोग मेरी माँ को भी था। इसलिए मेरी माँ ने उस चूड़ी वाले को ये चूड़ी लाने के लिए कहा था, मगर शायद ये अनोखी चूड़ी मेरी माँ की किस्मत में नहीं थी। मेरी माँ को उसी रोग की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वहाँ पर वही साधु प्रकट हो गए। राजू साधु को देखकर चौंकते हुए बोला, हाँ, अरे आप तो वही साधु हैं जो मुझे गुफा के अंदर मिले थे। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। राजकुमारी कुसुम जिस व्यक्ति के बारे में बता रही थी, क्या तुम जानते हो वो व्यक्ति कौन था? नहीं साधु महाराज। वो व्यक्ति तुम्हारे पिता थे। वर्षों पहले ठीक इसी प्रकार राजकुमारी कुसुम की माँ तुम्हारे पिता से मिली थी, जो तुम्हारी वजह से कुछ देर पहले श्राप मुक्त हुआ है। ये सुनकर राजू मुस्कुराता हुआ साधु की ओर देखकर बोला, हाँ साधु महाराज, जब उस राजा ने मुझसे कहा था तब मुझे थोड़ा शक तो हुआ था कि कहीं वो मेरे पिता तो नहीं थे। उस राजा ने तुम्हारे पिता की हत्या की थी राजू। अगर तुम्हें शक हुआ था तो तुम चाहते तो उस राजा से बदला ले सकते थे। तुम्हारे हाथों में तलवार थी। नहीं साधु महाराज, शायद मेरे पिता की किस्मत में यही लिखा था, और उस राजा को उसके किए की भारी सजा भी मिल चुकी थी। साधु मुस्कुराते हुए वहां से गायब हो गए। राजकुमारी कुसुम ने राजू को ढेर सारा सोना देकर वहां से विदा कर दिया और राजू अपने घर पर आ गया और सारी घटना अपने भैया और भाभी को बताने लगा। इतना ढेर सारा सोना देखकर राजू की भाभी सुनीता बोली, मुझे माफ कर दो राजू, मैं अब तक तुम्हारी चूड़ी बेचने के धंधे को बुरा भला बोलती चली गई, लेकिन तुम्हारी वजह से आज हम सब इतने धनवान हो गए कि अब हमारी 7 पुश्तों को भी काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये सुनकर राजू मुस्कुराने लगा।